हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम विकास। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोगों को वायरल आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो में आप लोग गद्यांश देखोगे, ठीक है। हिंदी के गद्यांश और हिंदी के आप पद्यांश देखोगे, ठीक है। और हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से आप लोगों का 12 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत वायरल आप लोगों को बता रहा हूँ गद्यांश और पद्यांश, बहुत रिसर्च के बाद, ठीक है। सबसे ज्यादातर वही पूछा जाता है, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं, गद्यांश और पद्यांश ही बात करेंगे लेकिन संस्कृत का करेंगे, ठीक है। और इस बार संस्कृत का आप लोगों का 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो 12 5 17 नंबर यहाँ से हो गया। और एक निबंध भी आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है। और इस बार तो और आसान हो गया आप लोगों का, क्योंकि 9 नंबर के लिए निबंध आ गया है। और 9 नंबर आप आसानी से ला पाओगे, इतना हमने सरल शब्दों में निबंध को लिख के लेके आया। वही निबंध बताऊंगा कि जो कि 100% आप लोगों के 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो भी 16 फरवरी को देखने को आप लोगों को निबंध मिलेगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। और मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस मैं दिया हूँ, एक पेपर हमारे पास है 801, ये भी 2022 का। और इसी के प्रश्न में दिया हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गद्यांश, ठीक है। देखो, तीसरा प्रश्न ध्यान से आप देखो कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब एक गद्यांश कितने नंबर के? 6 नंबर के लिए, ठीक है। दो गद्यांश दिया है, एक तो आपका कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सत्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का गद्यांश है। और अगर यह नहीं आता है तो अथवा करके देखिए, दूसरा दिया है यह कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है और आपको मिलेंगे 6 नंबर, ठीक है। तो देखिए, रेगुलर अगर आप स्टूडेंट होंगे, डेली अगर वीडियो आप हमारे देखते होंगे, तो इस वाले गद्यांश को हमने बहुत बार बता चुका है। एक बार नहीं, कम से कम 4 5 बार हमने बता चुका है, ठीक है। इसीलिए इसको मैं हल नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लोग तो कर ही लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, इसको कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही, एक और दोनों तैयार है तो दोनों में से एक आना कंफर्म है। और दोनों आपको तैयार है तो एक आना कंफर्म है, ठीक है। तब हम इसको करने वाले हैं कि पहले पहाड़ काट कर उसको खोखला कर दिया गया, ठीक है। पहले आप लोग अच्छे तरीके से इसको उतार लीजिए, पूरा दिख रहा है आप लोगों को। देखिए, ये एक बार मैं पढ़ता हूँ कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, और जहाँ खंभों पर हमारी मूर्तें बेहस उठी और भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराते रेखाओं में चित्रों की काया सृज दी, फिर उनके चेले कायांतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो उनकी दीवारें उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। देखिए, ये आप लोगों का गद्यांश है। इसके नीचे देखिए प्रश्न दिया रहेगा, जैसे पहला प्रश्न हमसे पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका हमें संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ तक देखिए, भीतर की यहाँ से लेकर बसा दी गई, यहाँ तक इसके नीचे अंडरलाइन किया गया, इसका हमें व्याख्या करना है। अगर व्याख्या कर देते हैं सही से तो 2 नंबर हमको मिल जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसको बता देंगे तो 2 नंबर, टोटल 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो यह आप लोगों का गद्यांश सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे हल करते हैं ये भी तरीका बता रहा हूँ। देखो, प्रश्न उत्तर तीसरा का हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, हमने बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ये बोर्ड एग्जाम की ही कॉपी आप लोगों की, इससे में ही कॉपी मिलने वाली है आप लोगों को। कैसे लिखोगे देखो, पहले तो आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर तीसरा का ख। जब प्रश्न उत्तर तीसरा का हेडिंग डाल दोगे तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे संदर्भ। तो हेडिंग डालोगे संदर्भ, उसके नीचे अंडरलाइन करना है, और हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालना है, इतना याद रखना, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। अब देखो, अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, और कौन लिखे हैं इनको? श्री भगवत शरण उपाध्याय जी। तो देखो, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि संदर्भ में कोई व्यक्ति क्या देखता है, कोई जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। देखिए, ये जो आपने ब्लैक पेन से हिंदी लिखा है, और कौन इसको लिखे हैं? तो भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं, तो इनको ब्लैक पेन से आपने लिखा है। अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, तो अजंता को आपने ब्लैक पेन से लिखा है। अगर ये 3 चीज आप हाईलाइटेड कर देते हो तो पूरे अंक मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। तब जाके दूसरा प्रश्न आप करोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और कहाँ तक व्याख्या करना है? देखिए, कुछ लोग को समझ नहीं आता है तो पूरा ही पूरा यहाँ से ही व्याख्या करना चालू कर देते हैं। नहीं, मतलब जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया वही का व्याख्या करना है। जैसे यहाँ तक, भीतर की समुची दीवारें और छतें जो हैं रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। मतलब यही तक, इसी का हम लोगों को व्याख्या करना है। देखिए कैसे करेंगे उसको, देखिए
लिखने का तरीका है कि पहले आप दूसरा हेडिंग डालोगे और लिखोगे या फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, उसके नीचे अंडरलाइन आप कर लेना है कि ताकि हेडिंग आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। अब देखो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की जो भीतरी दीवारों और छतों को जो विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया और तत्पश्चात उसके बाद चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए और जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानव चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। यह इसका व्याख्या है। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये कह रहे हैं कि जो गुफा की भीतरी दीवार था पहले उसको रगड़ रगड़ कर खूब पहले चिकना कर दिया गया। चिकना करने के बाद वहां पे उसकी जो पृष्ठभूमि थी उस पे अनेकों प्रकार के अच्छे अच्छे चित्रकारों के द्वारा बुलाकर और अनेक प्रकार के चित्र बनाए दिए गए। ठीक है, और जिनको देखकर मतलब ऐसा लग रहा था चित्र बनने के बाद कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई हो। यह इसका व्याख्या, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लेना यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से जब ऐसे लिखोगे तो 2 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए गद्यांश बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। फिर देखेंगे तो देखो तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है यहाँ पे कि पहाड़ों को किस प्रकार से जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तब जाके आप तीसरे रीडिंग नीचे इस प्रकार डालोगे। देखो तीसरे रीडिंग हमने डाला है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया और दीवारों और छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए और चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यही पूछा था कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो देखो क्या किया गया कि दीवारें और जो छतें थे, ठीक है, और खंभे थे उनको चिकना कर उन पे सजीव चित्र निर्मित किए गए। ठीक है, और चित्र में क्या किया गया, रंग भरा गया। ठीक है, और इस प्रकार पहाड़ों को क्या जीवंत बनाया गया। तो ये जो प्रश्न है, तो तीनों प्रश्न हमने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। यही तरीका होता है एग्जाम में लिखने का। जैसे ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, जैसे हमने लिखा है उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। पूरे 6 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये तो आप लोगों का गद्यांश था। जैसे ही प्रश्न नंबर चौथा देखोगे आप, तो यहाँ से आप लोगों को पद्यांश मिलेगा। ठीक है, और पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा पद्यांश है। देखिए ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला है प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इन दोनों में से क और ख में से दोनों में से किसी एक को हम लोग करेंगे यहाँ पे पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। तो देखिए हमने चौथा प्रश्न स्टार्ट कर दिया, पहला वाला ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं करा चुका हूँ, मतलब दोनों को ही करा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको मैं करने वाला हूँ इसमें। जैसे सुनी सुंदर मैन सुधारत साने सयानी है जानकी जनी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे समुझाही कछु, मुस्काई चली तुलसी तेहि अवसर सोहे सवे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। तो ये जो आप लोगों का पद्यांश है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है, अगर दोनों तैयार है तो एक तो आने ही वाला है, और दोनों में से कोई एक कर दो कि 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे इसको भी देख लो, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम प्राण निछावर, देश प्रेम वो पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग तैयार करा लेना। मैं इसको करा भी दिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में हिंदी की वीडियो में, और इसको मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले हेडिंग डाला यहाँ पे प्रश्न उत्तर चौथा का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है। देखो यही तरीका होना चाहिए आप लोगों को लिखने के लिए। जब ये आएगा आप लोगों का पद्यांश, सेम इसी तरह संदर्भ आप लोगों को लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जिनको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड करना है। कवितावली से लिया गया है तो कवितावली से, हिंदी काव्य खंड से लिया गया है, और भी किस शीर्षक कविता से अवतरित है तो वन पथ पर। तो इन सभी को ब्लैक पेन से आप लोगों को हाईलाइटेड करना चाहिए, एग्जाम इसी को देखकर आप लोगों को पूरे फुल मार्क्स देते हैं, उसको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखिए अब इसका प्रसंग लिखेंगे। देखिए कभी भी आप अगर पद्यांश हल कर रहे हो तो पद्यांश में हमेशा प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि जो आप लोगों का पद्यांश दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश में किन चीजों पे बात की गई है उसको शॉर्टकट में आप लोगों को बताना पड़ता है प्रसंग में। तो देखो हमने प्रसंग में यहाँ पे बताया है कि इन पंक्तियों में
ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। मतलब कि इस जो पद्यांश है, पूरे पूरे पद्यांश में यह जिक्र किया गया है कि गांव की लड़कियों ने सीता जी से राम के बारे में पूछा है, तो सीता जी बिना जवाब दिए हुए अपने हाव भाव से उनके बारे में बता देती हैं। पूरे के पूरे पद्यांश में इन्हीं बातों पर जिक्र होगा। इसी को बोलते हैं प्रसंग। अब हम करेंगे इसका व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या करेंगे और पूरे का पूरा व्याख्या इसमें किया जाता है। इसमें अंडरलाइन नहीं आता, इसमें पूरा व्याख्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आपने नोट कर लिया होगा और इसके व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने, व्याख्या आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से लिखना है कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। और ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। मतलब गांव की लड़कियों ने जब सीता जी से पूछा कि राम जी को कि ये कौन है, तो उनके मनोभाव को ही सीता जी ने समझ गया कि ये पूछना क्या चाहती है लोग। फिर यहाँ पे सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यह आप लोगों का व्याख्या है और यह व्याख्या यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करोगे तो 2 नंबर यहाँ से, ठीक है, और 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर इसमें, पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएगा। देखो, काव्यगत संदर्भ लिखने के लिए बोला था। काव्यगत संदर्भ में होता है, कभी कभी काव्यगत संदर्भ बोल देता है, कभी कभी नहीं बोलता है। तो बोल देता है तो काव्यगत संदर्भ में होता है कि किस रस का प्रयोग किया गया, कौन सा अलंकार इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। अगर नहीं बोलेगा तो आप लोग यहाँ पे तीनों आप लिख देना, और तीनों लिख दोगे तभी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन काव्य का संदर्भ बोल देता है तो भाई उसमें नंबर निर्धारित हो जाते हैं, तो उसको लिखना पड़ता है, ये याद रखना। तो पद्यांश हल करने का तरीका भी आपको मालूम चल गया। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश बताया उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ना, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहाँ तक कर लिया। इसके आगे और है उसको मैं आपको बताता हूँ। इधर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इसके बाद लिखेंगे, दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फिर उसी के आगे आपको लिखना है, उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाएक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। मतलब जैसे ही उन अपने हाव भाव से सीता जी ने उनको बता दिया कि मेरे पति हैं, तो जैसे ही उन लोगों को मालूम चला कि हाँ इनके पति हैं, तो वो राम जी को एकाएक उनके सौंदर्य को देखने लगी और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल का सुंदर कलियां मतलब खिल गई हो। ठीक है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा था। तो अब जाके पूरा संपूर्ण रूप से इसका व्याख्या हमने कंप्लीट कर रखा है। इसको अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से इसको याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, गद्यांश और पद्यांश दोनों आ गया। अब देखो आगे जब बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 जैसा कि देख पा रहे हो, ये तो जीवन परिचय तो मैं कराई दिया हूं। तो प्रश्न नंबर 6 में आप लोगों को मिलेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आप लोगों को पहले 4 नंबर का आता था, अब लेकिन 5 नंबर का आएगा इस बार। तो एक गद्यांश दिया रहता है, एक पद्यांश, जैसे संस्कृत का गद्यांश है। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पे इसके पीछे पद्यांश दिया हो गया। तो अगर वो नहीं आ रहा तो आप पद्यांश कर सकते हो। मतलब दोनों ऑप्शन है, देखिए पद्यांश है। बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजया उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। तो आपकी मर्जी, या तो आप पद्यांश कर लो या तो आप इसका गद्यांश कर लो। लेकिन ये संस्कृत के हैं, 5 नंबर के आएंगे। और सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये वाला, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्रलम अस्ति ईतयम संस्कृतर्वण्यम संस्कृते च आलोक सर्वत्र प्रस्तुत मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञानं तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः। ते संस्कृत के आप लोगों के गद्यांश है और इसका हमें अनुवाद करना है संदर्भ सहित। चलिए इसको हम लोग करते हैं। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आने वाले हैं इस बार। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 6। इस तरह हेडिंग आपको डालना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखो, इधर में अंडरलाइन किया हूँ, इधर आपको अंडरलाइन नहीं करना है। ये तो मैं आप लोगों को इसलिए किया हूँ कि थोड़ा छोटा होगा तो मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा तो आपको कैमरे में स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, ये पीछे का अंडरलाइन नहीं की जाती है, सिर्फ आगे, और बाकी इस तरह पूरा लिखना होता है। ठीक है, चलिए, उस तरह भी कर दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन किया नहीं जाता, इतना बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, इसी का संदर्भ लिखना है, आप लोग देख लो। इसका पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। बस इतना ही संदर्भ में लिखना है। संस्कृत खंड से लिया गया है, वाराणसी पाठ से उद्धृत है।
ठीक है बस। और एक हिंदी को हाईलाइट करना है, हिंदी के संस्कृत खंड। बस आप लोगों के 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और इसमें भी प्रसंग लिखना पड़ता है कि किन चीजों पे बात हुई है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। मतलब कि इस गद्यांश में यह बताया गया है कि वाराणसी की इतिहास क्या है। ठीक है, वाराणसी जब जाएंगे तो वाराणसी के इतिहास क्या है और उसकी स्थिति कैसी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अनुवाद में देखेंगे, बहुत छोटा इसका अनुवाद होता है। लिखेंगे किसका अनुवाद देख रहे हैं, इस वाले गद्यांश का। ये जो गद्यांश आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, इसी का हम लोग अनुवाद देख रहे हैं कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र बस्ती है। मतलब कि जो यह वाराणसी की नगरी है वो भारतीय संस्कृत की और संस्कृत भाषा की वो केंद्र है। ठीक है, और यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। और मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और वह उनके ज्ञान से मतलब इतना प्रभावित हुआ कि वह उसने क्या किया कि उनके उपनिषदों को अनुवाद किस भाषा में करा दिया, फारसी भाषा में कराया था। ठीक है, तो यह इसका अनुवाद है। अनुवाद ही हमने बता दिया। इतना अगर आप करते हो तो पूरे टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तरीका होता है, इस तरह आप लोगों को करना होता है। मेरे प्यारे बच्चे क्लियर हो गया। अब हम लोग निबंध देखने वाले हैं जो कि इस बार 9 नंबर के लिए आपके एग्जाम में निबंध पूछेगा। चलिए निबंध देखते हैं। देखिए निबंध आप लोगों का यहाँ पे आएगा। और निबंध तो पहले 6 नंबर का पूछता था, 2022 में तो 6 नंबर का दिया था, लेकिन इस बार 9 नंबर का निबंध आप लोगों का दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए दिया है स्वच्छ भारत अभियान पे, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे, प्रदूषण की समस्या और देश प्रेम, जनसंख्या वृद्धि। यह एकमात्र ऐसा पेपर है कि इसी के सबसे मोस्ट 5 है ना, पांचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह तीनों है। एक प्रदूषण की समस्या, याद कर लेना। एक विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, और इस वीडियो में मैं स्वच्छ भारत अभियान पे आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो देश प्रेम और जनसंख्या वृद्धि की समस्या हम समाधान, मतलब ये पांचों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ने आपने बताया होगा कि हाँ ये निबंध बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर आप देख रहे हो ना, ये पेपर की जो पांचों निबंध है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इतना याद रखना। मतलब इन पांचों में से कोई ना कोई एक जरूर आ जाएगा, इतना लिखित बता रहा हूँ। 5 में से एक दो क्या, कम से कम 3 फंसेंगे, इतना याद रखिए। लेकिन 3 हमको थोड़ी करना होता, हमको तो एक ही करना होगा। तो कोई भी, चलिए तो पहले हम देख लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान, देखिए इस तरह आप लोगों को लिखना, निबंध लिखने का असली तरीका यही होता है। स्वच्छ भारत अभियान पे लिंक डालना है, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा कि वीडियो में बनाऊंगा। और ये पांचों जो आपको निबंध आप पांचों दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों का मैं सोल्यूशन आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। पांचों निबंध एक ही वीडियो में शॉर्ट तरीके से। देखो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान हेडिंग डालोगे, लिखोगे प्रस्तावना हेडिंग। देखो दो ही चीज, पहले तो मेन कोई भी एग्जामर है पहले आपको प्रस्तावना देखेगा ही देखेगा। आपने प्रस्तावना अगर हेडिंग नहीं डाली है तो आपको नंबर कटने वाले 100%। प्रस्तावना तो लिखा ही जाता है। तो देखिए प्रस्तावना में लिखेंगे कि स्वच्छता का सीधा संबंध जो है हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। और आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा जो आज साकार हो रहा है। देखिए सबसे अलग अगर निबंध आप लिखोगे ना तो पूरे 9 में 9 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि किताब का रट्टा मार के, देखो किताब में कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये मैं अपने तरीके से लिख के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपने शब्दों से इन भाषाओं को, जैसे मेरा मन जो किया अपने तरीके से मैं वही अपना लिखा हूँ। आपका जो मन करेगा आप उसी बेस पे आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। किताब में तो बहुत सारे दिए हैं। देखो फिर दूसरी हेडिंग हमने डाला है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, और लिखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। देख रहे हैं ना अपनी भाषाओं में लिखा हूं मैं। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का जो शुभारंभ किया गया वो 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर उसी में हम लोग लिखेंगे अच्छे तरीके से, पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से नोट करना है आप लोगों को। फिर लिखेंगे और उसी दिन, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे अब दिख रहा होगा। और उसी दिन इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वें
जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं कि अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम ऐसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहां न फेंक कर कूड़ेदान में रखें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते हैं, ठीक है, तब तक अपने गांव एवं कस्बे की स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर के की थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिया, दिख रहा है ना? इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। इसके बाद हमने और लिखा है, अब लास्ट हेडिंग आप लोगों की है। देखिए 9 नंबर पूरा मिलेगा आप लोगों को, और अपने तरीके से लिखो। एग्जामिनर यही चाहता है कि कोई भी लड़का है वो अपने भाषाओं में मुझे समझाने का प्रयास करे, ये नहीं कि रट्टा ना मारे। रट्टा देखो, किताब का हुबहू, अगर किताब का हुबहू आपने छाप दिया तो उसको लगेगा कि कोई ना कोई नकल कराया है, चाहे कहीं से देख के लिखा हुआ है। और अपने भाषाओं से लिखोगे तो उसको ये होगा कि लड़का पढ़ा हुआ है, आपने उसके जो दिमाग में चल रहा था मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है लड़का, उससे एग्जामिनर बहुत प्रभावित होता है। और ये लास्ट हेडिंग आपकी है उपसंहार। देखो, निबंध लिखने जाना तो दो ही चीज में फोकस करना, पहला आपका प्रस्तावना और दूसरा उपसंहार। ये दोनों हेडिंग आपको होनी चाहिए, बीच में भले कुछ बनाकर लिख दो चलेगा। देखो, उपसंहार में लिखोगे, हालांकि इस अभियान की जो कार्य अवधि है अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान की अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों देखो, यहाँ इस प्रकार लिखना है। तो देखिए, इस वीडियो में बहुत सारे हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बताया है आप लोगों को, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के बताया, बहुत हमने टिप्स भी आपको बताया कौन सी गलती नहीं करनी है। इस प्रकार अगर आप लिखते हो तो 100% आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, 100%। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यार बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।